नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। अब उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण के चुनाव में या फिर देश के प्रथम चरण के चुनाव में महज कुछ घंटे बचे हुए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगाती है, उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटों का दावा करती है। पश्चिमी यूपी के कुछ सीटों पे क्या स्थिति है, ये एक आश्चर्यजनक मामला है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं पश्चिमी यूपी के काफ़ी फेमस सीट, जहाँ से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मुजफ्फरनगर सीट से स्वयं लड़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले ही संजीव बालियान रेस से बाहर हो गए। अगले कुछ मिनटों में समझेंगे कि संजीव बालियान रेस में हैं या नहीं हैं, और अगर रेस में नहीं है तो फिर कितने नंबर पे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आश्चर्य लग रहा है कि क्या संजीव बालियान रेस से बाहर हो सकते हैं मुजफ्फरनगर में। क्योंकि पिछले बार मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान ने चौधरी अजीत सिंह को 6000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। और पिछले बार के जो समीकरण थे मित्रों, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अकेले थी और विपक्ष में था समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, सब के सब मिले हुए थे। और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी चौधरी अजीत सिंह थे। यहाँ पे सब मिल के अगर संजीव बालियान को नहीं हरा पाए थे इस बार, तो राष्ट्रीय लोकदल संजीव बालियान के साथ है, ये सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं बता दूं स्थिति कि संजीव बालियान की स्थिति काफ़ी नाजुक है। और कैसे नाजुक है, थोड़ा उसे अगले कुछ मिनटों में समझते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर संजीव बालियान की स्थिति को समझना है पश्चिमी यूपी मुजफ्फरनगर सीट पे, तो प्रथम कारण के रूप में हम लोग अगर नज़र दौड़ाते हैं तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि प्रत्याशी कौन कौन है, टक्कर किससे है संजीव बालियान जी का। संजीव बालियान जी का टक्कर यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि वो टक्कर सीधे सीधे हरेंद्र मल्लिक जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनसे है। और यहाँ पे एक तीसरा तिकोण भी है मित्रों, जिसके तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पे टिकट दिया है दारा सिंह प्रजापति को। और यहीं से पहला झटका अगर मैं कह दूँ संजीव बालियान के लिए शुरू हो जाता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति की स्थिति नहीं है। पहला झटका कैसे है? आप लोगों को लग रहा होगा कि जब बहुजन समाज पार्टी मिलके नहीं लड़ सकी तो फिर अब उनके अलग हो जाने से तो फिर संजीव बालियान जी की स्थिति मजबूत हो गई। जी नहीं, राजनीति में जो दिखता है वो नहीं होता है। यहाँ पे प्रजापति वोटर जो है वो काफ़ी मजबूती के साथ, ओबीसी का समूह है प्रजापति समूह, और पिछले 2 चुनावों में मित्रों माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ चट्टानी एकता के साथ यह समूह खड़ा रहा है। लेकिन इस बार दारा सिंह प्रजापतियों के बीच में एक भारी भरकम नाम, उसे बहुजन समाज पार्टी ने जो है कि टिकट दे दी है। ऐसे में जो 1.5 लाख के आसपास प्रजापति समाज के लोग हैं वो दारा सिंह प्रजापति जी के साथ जा रहे हैं। और ये अगर दारा सिंह प्रजापति यहाँ से खड़े ना होते तो ये 1.5 लाख वोट संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी को जा रहा होता। पहला नुकसान 1.5 लाख का। अब देखिए अगला नुकसान की स्थिति क्या चल रही है। तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने उन्हें नुकसान पहुंचा दिया। आते हैं फिर थोड़ा 2019-2024 की तुलना फिर करते हैं। यहाँ पे दलित मतदाताओं की भी स्थिति काफ़ी अच्छी है। अच्छे खासे संख्या में दलित मतदाता भी हैं इस जगह पे। 14% वोट शेयर लगभग दलित मतदाताओं का भी माना जाता है। पिछले बार क्या हुआ मित्रों कि दलित मतदाताओं का वोट समाजवादी एक तरह से चौधरी अजीत सिंह की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। थोड़ा समझिए उनके साइकोलॉजी को, क्योंकि जब वो वोट देने के लिए गए और वहाँ पे उन्हें जब ईवीएम मशीन पे हाथी दिखाई नहीं दिया तो दलित मतदाताओं ने कमल फूल की सवारी कर ली। यानी हाथी चुनाव चिन्ह नहीं दिखा और राष्ट्रीय लोकदल के साथ चौधरी अजीत सिंह जी के साथ जो है कि दलितों के संबंध कोई बहुत बेहतर नहीं थे यहाँ पे। उस स्थिति में वो वोट इधर नहीं आया और उन लोगों ने वोट दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। इस बार क्या स्थिति है, उनका हाथ ही फिर यहाँ पे सीधे सीधे मौजूद रहेगा और जो वोट भारतीय जनता पार्टी को दलित मतदाताओं का चला गया था वो वोट फिर से भारतीय जनता पार्टी के पॉकेट से खींचकर बहुजन समाज पार्टी अपनी तरफ ले आ रही है। यानी पहला नुकसान प्रजापति वोटर का 1.5 लाख, दूसरा नुकसान दलित वोटर्स का। बहन मायावती जी अच्छे खासे ढंग से बीजेपी को कर दे रही हैं। अब स्थितियां देखिए इस सीट पे कि यही नाराज़गी कोई कम थी
एक तो बहुजन समाज पार्टी की उपस्थिति ने और उनके विशेषकर कैंडिडेट ने मामला बिगाड़ा। दूसरी स्थिति की तुलना करते हैं हम लोग। संजीव बालियान खुद जो है कि पश्चिमी यूपी में वो अपने आप को जाट समुदाय का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, और वो 2014-2019 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जाटों ने ज़बरदस्त खुल के वोट किया, उसमें उन्होंने वो साबित भी किया कि हाँ, वो जाटों के एक सर्वमान्य नेता हैं। लेकिन स्थितियां हमेशा एक नहीं होती हैं, और इस बार जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया, ये चीज़ शुरुआत के समय में अगर हम लोग देखें, वो बहुत ज़्यादा संजीव बालियान को पसंद नहीं आया। प्रधानमंत्री जी की जब मेरठ की रैली हुई तो उसमें संजीव बालियान और उनके तमाम जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरों को दुनिया ने देखा, चौधरी जयंत चौधरी के। दूसरी स्थिति सहारनपुर में जब प्रधानमंत्री की रैली हुई, उस रैली में मंच पर जयंत चौधरी नज़र नहीं आए। माना यह जा रहा था कि कहीं न कहीं जयंत से पार्टी दूरी बना रही है और संजीव बालियान के कहने पे दूरी बना रही है। हालांकि चुनाव प्रचार खत्म होने से जस्ट पहले अगर हम लोग कहें, एक रोड शो जो है जरूर दोनों ने मिल के किया यहाँ पे। लेकिन अब आते हैं फिर से मुद्दे के बाद, जाटों के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे। 2013 के दंगे के भी अब लंबे समय हो चुके हैं, अब 2024 का समय आ चुका है। उसके कारण से जो एक ध्रुवीकरण की स्थिति थी और जाट मतदाता सीधे सीधे बीजेपी की तरफ जा रहे थे, वो स्थितियां अब नहीं है यहाँ पे। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, चौधरी अजीत सिंह को संजीव बालियान ने हरा दिया था। चौधरी अजीत सिंह का जाटों में कितना सम्मान है, वो किसी भी जाट बिरादरी के व्यक्ति से पश्चिमी पूछकर आपको पता चल जाएगा। और जाटों का एक बड़ा हिस्सा मानता है इस चुनाव में कि संजीव बालियान को हराना है, क्योंकि इन्होंने जाट अस्मिता के प्रतीक महागौरव चौधरी अजीत सिंह को हरा दिया। उसका बदला लेने के लिए कई सारे जाट लोग नहीं जा रहे हैं, जबकि संजीव बालियान खुद जाट हैं। नंबर आप देखिए नुकसान की स्थिति। दूसरी चीज़, मुजफ्फरनगर में हम लोग थोड़ा जाति समीकरण में और जाएं, क्योंकि देखिए मित्रों, इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि फील्ड पे, विशेषकर जब आप मुजफ्फरनगर जाते हैं या पश्चिमी यूपी के अन्य सीटों पे भी, वहाँ पे ना तो राम लहर की स्थिति है, ना पे वहाँ पे मोदी लहर की स्थिति है। चुनाव बिल्कुल जातीय समीकरण और उम्मीदवार की क्षमता के अनुसार लड़े जा रहे हैं। यही कारण है कि मैंने एक वीडियो बनाया भी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया था मेरठ में अरुण गोविल को टिकट देकर के यहाँ से एक राम की नई धारा बहे, लेकिन अरुण गोविल का दीपक खुद ही बुझता हुआ टिमटमाता दिख रहा है। वो अपनी सीट ही खुद बचाने में काफ़ी हद तक सक्षम नहीं दिख रहे हैं, वो हार रहे हैं। उसके ऊपर मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन अभी मुजफ्फरनगर के सीट पे मैं बता दूं कि संजीव बालियान जाटों के बालियान खाप से हैं और हरेंद्र मलिक जाटों के मल्लिक खाप से हैं। अगर मुजफ्फरनगर में देखें तो जो बालियान खाप के जाट हैं वो तो फिर भी 70% के आसपास तक संजीव बालियान को वोट कर सकते हैं। 30% उसमें मान लीजिए कि वो नहीं करेंगे, वो हरेंद्र मल्लिक की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मल्लिक खाप के 90-95-99% लोग हरेंद्र मल्लिक जी के साथ जो है कि वो वोट कर रहे हैं, उनको वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसका आप लोग पूछेंगे कि इसका क्या कारण है। आखिर जाट बनाम जाट की स्थिति, जाटों के वोटों का बंटवारा हो रहा है। जाटों के वोटों का पहला मैंने बताया कि 2019 के चुनाव का वो प्रतिशोध लेने के लिए जाट तैयार हैं। अपने विश्लेषणों में लोग, आपको अभी मैं आऊँगा क्षत्रिय विश्लेषण पे भी, राजपूत विश्लेषण पे, लेकिन जिन मुद्दों पे मुजफ्फरनगर में चर्चा करते इसमें लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो वो एक बदला लेने की भावना। दूसरी चीज़ कि बालियान खाप और मल्लिक खाप के बीच में जो एक स्थिति है, मल्लिक खाप के लोग सीधे सीधे हरेंद्र मल्लिक की तरफ जा रहे हैं और कुछ बालियान खाप के लोग भी उनके तरफ जा रहे हैं। जो हरेंद्र मल्लिक हैं एक काफ़ी पुराने नेता हैं, थोड़ा उनके पुराने पृष्ठभूमि को भी समझना आवश्यक है। हरेंद्र मल्लिक जी जो है कि उन्होंने पहला चुनाव 1985 में वो खतौली से विधायक बने थे, 1985। उसके बाद वो 3 बार और बूरा से विधायक रहे, 1989, 91, 96 वो बूरा से रहे, और 2002 से 2008 वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। यानी अगर पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं में अगर हम लोग कहें तो काफ़ी सीनियर मोस्ट नेता के रूप में हरेंद्र मल्लिक आते हैं। और इसलिए यही कारण है कि जाटों में तो उनका सम्मान है ही, जाटों से बाहर दूसरे बिरादरियों में भी हरेंद्र मल्लिक जी का सम्मान काफ़ी है। तो अब इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, संजीव बालियान वर्तमान में मोदी जी के काफ़ी प्रिय हैं और केंद्र में मंत्री हैं इस समय। ये संजीव बालियान जी की विशेषता बता रहा हूँ, लेकिन
ये काफ़ी पुराने नेता हैं हरेंद्र मल्लिक जी। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर के बिंदु पे कि बाहरी जो तमाम परिस्थितियां थीं उससे तो संजीव बालियान संघर्ष कर ही रहे थे, लेकिन संजीव बालियान के विरुद्ध किसी ने बिगुल फूका है तो पार्टी के भीतर ही वो बिगुल फूकने वाले हैं। संगीत सोम फायर ब्रांड बीजेपी नेता जो तमाम तरह के भड़काऊ बयान देते रहे और बीजेपी में काफ़ी पकड़ रही है उनकी। इसके अलावा और कौन कौन लोग हैं जो बीजेपी के भीतर नाराज हैं संजीव बालियान जी से? उनके नाराज लोगों में हैं पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा। संगीत सोम को मनाने के खूब प्रयास हुए। देखिए, जो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मेरठ जिला में एक सरधना जगह है, वो सरधना हिस्सा है लोकसभा सीट में मुजफ्फरनगर का, और सरधना में है ठाकुर चौबीसी। ठाकुर चौबीसी एक तरह से कह लीजिए कि ठाकुरों या राजपूतों के गांवों को लेके एक बड़ी उनकी काफ़ी बड़े बड़े गांव हैं, और ठाकुर वोट किसे वोट करें ना वोट करें उसके निर्धारण में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठाकुरों के बीच में जो संदेश गया है राजपूतों के बीच में कि संगीत सोम जो 2022 के विधानसभा चुनाव हार गए थे, या फिर सुरेश राणा जो चुनाव हारे थे गन्ना मंत्री, वो हरवाने के पीछे बालियान थे, ये यहाँ पे लोग मानते हैं। और यही कारण है कि जब चुनाव प्रचार करने के लिए संजीव बालियान जा रहे थे तो उनके ऊपर हमले हो गए थे एक राजपूत बहुल गांव में, वो बीजेपी के लोगों ने ही हमले कर दिए थे। ये सब कई सारे मामले यहाँ पे हैं। संगीत सोम को मनाने के प्रयास भी हुए। जब 30 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी मेरठ के रैली में शामिल होने के लिए आए थे तो उस समय एक कुछ तस्वीरें जो है कि सोशल मीडिया में वायरल भी हुई थी कि प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए जब वो हेलीकॉप्टर से निकलते हैं वो, तो वहाँ पे लाइन में कई सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, और उसमें जब प्रधानमंत्री संगीत सोम की तरफ जाते हैं तो काफ़ी प्यार से उनके पेट में मुक्का भी मारते हैं प्यार से। प्रधानमंत्री की जो अपनी परंपरागत शैली है वो उनका गर्दन भी पकड़ते हैं, उनको गले भी लगाते हैं प्रधानमंत्री, और उनका हालचाल भी पूछते हैं। जो तमाम वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी से वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने वहाँ पे तमाम खड़े लोगों में सबसे ज़्यादा प्यार अगर किसी पे लुटाया तो वो संगीत सोम पर लुटाया। एक तरह से संगीत सोम को मनाने की कोशिश थी। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि रैली हो जाने के बाद जब मेरठ की रैली होती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी दी गई कि वो संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच में समझौता कराएं, तटस्थता कराएं, और वो चीज़ें हुई भी, लेकिन उसका ज़मीन पे असर नहीं हुआ। और इसी बीच में स्थिति क्या हुई कि पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद जगह से, जहाँ पे कि जनरल वीके सिंह काफ़ी ज़्यादा वोटों से जीते थे, और काफ़ी ज़्यादा वोटों से मैं इसलिए कह रहा हूँ मित्रों कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में जितने वोटों से जीते थे उससे ज़्यादा वोटों से वो गाजियाबाद में जीते थे। और उनके टिकट को काट के जब अतुल गर्ग को टिकट दिया गया गाजियाबाद में तो फिर राजपूतों में बड़ी नाराज़गी बढ़ गई। और इसी बीच में कुछ घटनाएं गुजरात में घटी, पुरुषोत्तम रूपाला का घटनाक्रम वहाँ रहा, वहाँ पे राजपूतों की नाराज़गी हुई, वो नाराज़गी राजस्थान में हुई, और पश्चिमी यूपी में वो नाराज़गी फिर से आ गई। पश्चिमी यूपी में जहाँ की ठाकुर चौबीसी में पहले से ही उबाल की स्थिति थी। जी हाँ मित्रों, अगर आप लोग मुजफ्फरनगर के पूरे समीकरण को समझना चाहते हैं बहुत ध्यान से बने रहिए और सुनिए इसे जो है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में इसे शेयर भी कीजिएगा। ठाकुर चौबीसी में पहले से उबाल की स्थिति थी, एक टकराव की स्थिति थी संगीत सोम के कारण से। और इसी बीच में जब जनरल वीके सिंह की टिकट कटी तो फिर तो मान लीजिए कि एक तरह से उबाल में और वृद्धि हो गई। और ननौता में देखिए, एक 6 तारीख को 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री सहारनपुर पहुंचे। उस रैली में जितनी भीड़ थी, माननीय प्रधानमंत्री जी सभा के माननीय है, लेकिन चुनाव प्रचार के समय तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। लोग कहते हैं कि 6 अप्रैल को सहारनपुर में प्रधानमंत्री की रैली, और 7 अप्रैल को ननौता में, सहारनपुर का एक जगह है ननौता, वहाँ पे क्षत्रिय महासभा की बैठक हुई। और उस समय क्षत्रिय महासभा के बैठक में प्रधानमंत्री की रैली से ज़्यादा भीड़ थी। प्रधानमंत्री के रैली के लिए तो आप पता है कि तमाम विधायकों को ड्यूटी पे लगाए जाते हैं, तमाम नेता ड्यूटी पे होते हैं, वो बसों में भर के, तमाम वाहनों में भर के जो है कि कार्यकर्ताओं को, लोगों को, समर्थकों को लाते हैं। लेकिन ननौता में जो क्षत्रिय महासभा की बैठक हुई उसमें लोग अपने अपने साधनों से पहुंचे तो प्रधानमंत्री की रैली से ज़्यादा भीड़ थी, और वहाँ पे कस्में, वादे, प्यार वफा के खाए गए, और उस पर शपथ लिया गया कि किसी भी हालत में बहुत हुआ अन्याय राजपूतों के साथ, अब वो अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और
एक नाराज़गी की स्थिति उत्पन्न हुई मित्रों, और उन लोगों ने शपथ लिया और वो स्थितियाँ वहीं पर नहीं रही। फिर सिसौली में भी इस प्रकार की जो है कि बैठक हुई, खेड़ा में भी 16 अप्रैल को ये बैठक होती है और वहाँ पे सीधे निर्णय लिया गया कि संजीव बालियान को हराया जाएगा और टीम इंडिया के लोगों को वोट दिया जाएगा राजपूत समुदाय के द्वारा। तो अब तो ये मामला काफ़ी ज़्यादा है, ये मामला पश्चिमी यूपी तक न सीमित होकर ये पूर्वी यूपी तक भी पहुँच गया है मित्रों। तो ये हम लोगों ने देखा राजपूत समुदाय की नाराज़गी, वो उनको कैसे महंगा पड़ रहा है मित्रों। मुस्लिम वोट देखिए, अगर यहाँ के जाति समीकरण को देखते हैं हम लोग, बड़ी ज़्यादा तादाद में है मुस्लिम वोट, 6.5 लाख, 6 से 6.5 लाख के आसपास मुस्लिम वोट है। मुस्लिम वोटर्स एक मुश्त हैं और वो हरेंद्र मलिक को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। जो लोग आपको विश्लेषण में ये कि समझा रहे हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी में जा सकते हैं, वो आपको बरगला रहे हैं मित्रों। वो बहुजन समाज पार्टी में नहीं जा रहे हैं, वो सीधे सीधे एक मुश्त साइकिल में हरेंद्र मलिक जी के साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में स्थितियाँ बदल चुकी हैं, कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद से मुस्लिम दाएँ बाएँ कहीं नहीं जा रहे हैं। तो वो आप देख लीजिए कि स्थिति तो ये है मित्रों, यही चीज़ कहा जा रहा है कि अब आप सोच के देखिए कि मत हम लोगों ने नाराज़गी की बात की, जाटों के वोट बंटने की बात की, नाराज़गी केवल इतने तक सीमित नहीं रही। जब राजपूतों की नाराज़गी की बात आई, गुज्जरों की भी नाराज़गी के कई मामले उठ गए। उसके बाद सोच के देखिए सैनी समुदाय की नाराज़गी की स्थिति आ गई, क्योंकि देखिए सैनी जी विधायक थे और अभी जब उपचुनाव खतौली में हुआ तो वहाँ पर वो हार गए उपचुनाव, और वो उपचुनाव हारने के भी आरोप सैनी समुदाय के लोगों ने लगाया। बीजेपी के विधायक थे, उनके ऊपर कुछ केस मुकदमे लगे, उस कारण से उनकी सदस्यता चले गई। उपचुनाव हुआ तो वहाँ पे उनकी पत्नी खड़ी थी और वो चुनाव नहीं जीत सकी, और उस हारने के भी आरोप सैनी समुदाय ने लगाए। किसके ऊपर? कि वो नाराज़गी के सीधे आरोप संजीव बालियान के ऊपर लगाए। हालांकि सैनी समुदाय को मनाने के लिए धर्मपाल सिंह सैनी को कल जब चुनाव प्रचार बिल्कुल खत्म हो रहा था उसके पहले जो है भारतीय जनता पार्टी में एंट्री कराई गई। लेकिन तमाम लोगों का मानना है कि बहुत देर से उठाया हुआ कदम है, जब लोगों ने निर्णय बिल्कुल ले लिया है। और इसी बीच देखिए इस पूरे क्षेत्र में नाराज़गी के लोगों में संतोष गंगवार, जो कि 8 बार के सांसद हैं बरेली से, उनके टिकट को काटने से कुर्मी समुदाय जो है उनमें भी नाराज़गी है। हालांकि वो नाराज़गी यहाँ को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन जब नाराज़गी का एक इकोसिस्टम बनता है तो वो भी चीज़ें दूसरे जगह पे पहुँच जाती हैं। कहने का मित्रों लब्बो लुआब ये है कि बहुत अगर स्थितियाँ जो बनी हुई हैं, पहले तो स्थिति में संजीव बालियान मजबूत दिख रहे थे, जैसे जैसे चुनाव पास आया लगा कि हरेंद्र मलिक बनाम संजीव बालियान के बीच में टक्कर है। लेकिन अब स्थितियां ऐसी हो गई कि क्या हरेंद्र मलिक के वोट 3 लाख 3.5 लाख तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। ऐसे संजीव बालियान के वोट, क्षमा करें, संजीव बालियान के वोट 3-3.5 लाख तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, और हरेंद्र मलिक के वोटों का पिटारा बढ़ता जा रहा है और इनके वोटों का पिटारा घटता जा रहा है संजीव बालियान की तरफ। ऐसे स्थिति में अब अगर बालियान जी नंबर 3 पे आ जाए, यानी कांटे के टक्कर की स्थिति अगर कहीं हरेंद्र मलिक और दारा सिंह प्रजापति के बीच बन जाए तो कोई आश्चर्य की स्थिति नहीं है। ये अगर चुनाव परिणाम के दिन अगर आपको देखने के लिए मिले कि बहुजन समाज पार्टी नंबर 2 पे है और वो नंबर 3 पे चले गए, ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति नहीं है। यानी मुजफ्फरनगर में बता रहा हूँ चुनाव से पहले ही बालियान जी हार रहे हैं। अब मुख्य चीज़ चुनाव परिणाम में ये देखना होगा कि वो नंबर 2 पे हारते हुए नंबर 2 पे पहुंच रहे हैं, यानी वो टक्कर में हैं, या फिर वो नंबर 3 पे चले जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी विशिष्ट स्थिति है और इससे समझ सकते हैं कि मुजफ्फरनगर इस समय पश्चिमी यूपी का सबसे हॉट सीट बना हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, राजपूतों को, नाराज राजपूतों को, ठाकुरों को मनाने के लिए। लेकिन उनके भाषण के दरमियान भी ठाकुरों ने अपनी नाराज़गी, नारेबाजी वगैरह तमाम तरह की चीज़ें रखी। कई जगह तो उनकी जो है कार्यक्रम आखिरी समय में रद्द कर दिए गए कि लगा ऐसा कि मुख्यमंत्री जी कहीं पोलिंग का शिकार ना हो जाए, उनके सामने में काले झंडे ना दिखा दिए जाएँ, इसलिए कुछ जगह पर उनके कार्यक्रम रद्द भी किए गए। बीजेपी ने स्थिति को सुधारने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन स्थितियाँ हर तरफ से हाथ से निकलते चली गई। इन परिस्थितियों में आप समझ सकते हैं कि हरेंद्र मलिक जी की स्थिति काफ़ी मजबूत है और बालियान जी काफ़ी नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। धन्यवाद मित्रों।